तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हैलोजेंस। तो देखो बच्चों, हैलोजेंस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट्स। मींस हैलोजन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये सॉल्ट्स आप देखोगे ज़्यादातर सी वाटर में मिलते हैं, जैसे NaCl है ना, KCl, KBr, KI, MgCl2। तो ये मैक्सिमम सॉल्ट सी वाटर में मिलते हैं और इसीलिए इनको बोला गया है हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट्स। आप देख रहे हैं जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरस्पार है, क्रायोलाइट है ना, फ्लोरएपेटाइट है, तो इनमें फ्लोरीन मिलता है और ये सी के सॉल्ट है। इसके अलावा क्लोराइड देखो NaCl के फॉर्म में मिलता है सी वाटर में। लगभग 2.5% बाई मास जो है NaCl वो सी वाटर में है। इसके अलावा सी वीड्स कंटेन 0.5% आयोडीन, ठीक है। लेमिनेरिया ठीक है, जो घास होती है उसमें मिलता है ये KI के फॉर्म में। और एक जो एलिमेंट आर्टिफिशियली बनाया गया है इस ग्रुप में 117 इसका एटॉमिक नंबर है और जो सिंबल है वो है TS, टेनिसाइन। समझ गया ना, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव हैलोजन एलिमेंट है। मतलब ये हैलोजन में आयोडीन, एस्टेटीन उसके बाद आता है। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनिसिन, ये कुल मिला के 17th ग्रुप मीन्स हैलोजन में आते हैं कुल एलिमेंट। इनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज दिख रहा है आपको वो क्लोरीन सी वाटर में मिलता है 2.5% बाई मास में। इसके अलावा फ्लोरीन, फ्लोरएपेटाइट है ना, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, इस तरह से इनका जो है अबंडेंस हमें दिखता है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बच्चों, इन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मींस जो आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दिखेगा वो है NH2NP5। जो ऑक्सीजन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बस उसको अगर आप बढ़ें तो केवल P में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दें तो सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको P ग्रुप जैसा दिखेगा। ओके, वहाँ P4 आ रहा है, यहाँ P5 आ रहा है। इसमें फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन 9, हीलियम 2s2 2p5, क्लोरीन है ना, नियोन 10 तक 3s2 3p5, ब्रोमीन 35, 18 आर्गन 3d10 28, 4s2 30 और 4f5 है ना 35, 53 क्रिप्टॉन 36, 4d10 तो ठीक है 46 हो गया और s2 और P5, तो इस तरह से ये हो गया 50। फिर आते हैं एस्टेटीन 85, ठीक है, तो इस तरह से इसमें 6s2 6p5 और अगर आप टेनिसाइन का देखोगे तो वहाँ 7s2 7p5 आएगा। समझ गए? तो कुल मिला के ये एलिमेंट्स हैं जिनका ये है कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं इनकी फिजिकल स्टेट और नेचर के बारे में देखें तो आप देखोगे कि जो फ्लोरीन है वो येलो कलर का गैसियस एलिमेंट है, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस होती है, हल्की सी ग्रीन दिखती है। Br2 रेडिश, ठीक है, लिक्विड होता है। और जो आयोडीन है वायलेट कलर का वॉलेटाइल सॉलिड होता है। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वॉलेटाइल है, मतलब नॉन, और ये लिक्विड मतलब ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है और यही नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो इस तरह से फ्लोरीन येलो गैस होती है ना, क्लोरीन है ग्रीनिश येलो गैस, रेडिश ब्राउन और वायलेट। जितना बड़ा हैलोजन का साइज होता जा रहा है आप देख रहे हैं इनके कलर डार्क होते जा रहे हैं। रीज़न ये है कि हैलोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, जब इनमें विजिबल लाइट पड़ती है तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होते हैं और जितना बड़ा हैलोजन होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन उतने हायर लेवल तक हो जाता है इस विजिबल लाइट में,
और जब ये रिटर्न होते हैं तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की वेव्स रेडिएट करते हैं, और यही कारण है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतने डार्क कलर हमें दिखाई देते हैं। और इसी से आप देख रहे हैं कि आयोडीन वॉयलेट कलर का सॉलिड दिखता है। फिर हम आ जाते हैं इनकी कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, इनके केवल अच्छे से ऑर्डर याद रखने हैं, आपको इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मतलब ये है कि जैसे कोवैलेंट रेडियस का, तो ये तो हर ग्रुप में दिखता है कि हम अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है नई ऑर्बिट में एंटर होता है, और यही रीज़न है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक कोवैलेंट रेडियस इस तरह से बढ़ता है। आयनिक रेडियस की बात करें तो जितना बड़ा एटम उतना बड़ा इनका आयन, तो यही रीज़न है कि ये भी आयोडीन तक लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम जानते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और जितना छोटा एटम होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा और उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और यही रीज़न है कि इसमें ऑर्डर दिखेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में ये एक्सेप्शन दिखता है, फ्लोरीन छोटा है फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। रीजन है फ्लोरीन में छोटा p ऑर्बिटल 2p5 और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और d ऑर्बिटल की एब्सेंस, जबकि क्लोरीन में क्या है, p ऑर्बिटल बड़ा है, d ऑर्बिटल का जो है प्रेजेंस है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो ऐसे में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन में ज़्यादा रिपेल होता है और इजीली ऐड नहीं होता, और यही रीज़न है कि इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है, जबकि क्लोरीन में जब ऐड होता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन ये है फ्री स्टेट में, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है Cl माइनस बनता है तो 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है ना। और इसमें आप देखोगे 3p5 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब हम फ्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 2p5 है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फ्लोराइड बना, 333 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से फ्लोरीन में यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो फ्लोरीन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड तो करता है लेकिन बहुत जल्दी जो है एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि क्लोरीन में बहुत तेजी से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन ये तब रूल लगता है बच्चों जब एटम में किसी प्रकार का कोई लोन पेयर ना हो, जैसे कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, तो वहां पर आपको एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि हैलोजन में 3-3 लोन पेयर होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा लोन पेयर रिपल्सन हो जाता है, तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण जो है, ठीक है, तो इनमें जो क्लोरीन और ब्रोमीन में है और आयोडीन, क्लोरीन में, तो क्लोरीन में क्या है, बहुत ही छोटी एटॉमिक साइज है और लोन पेयर में बहुत हाई रिपल्सन हो जाने के कारण दोनों एटम आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन में क्या है, साइज काफी बड़े हैं एटम्स, इनके लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन नहीं होता, और यही रीजन है कि क्लोरीन एक तो साइज छोटी और लोन पेयर रिपल्सन थोड़ा कम, इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रखता है। ब्रोमीन की साइज बड़ी है, बॉन्ड एनर्जी भले कम है लेकिन साइज में रिपल्सन कम होने के कारण ब्रोमीन दूसरे नंबर में आता है और फ्लोरीन थर्ड। अब आयोडीन में लोन पेयर रिपल्सन तो नहीं है लेकिन साइज का बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है और इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से कम है। तो इस तरह से एक तो ये बॉन्ड एनर्जी का और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और इनमें क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शनल नेचर है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शनल नेचर दिख रहा है ये। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं, है ना। आप जानते हैं कि इसका जो होता है 2.86, ठीक है, वोल्ट के आसपास होता है, 1.36, 1.08 और 0.54 वोल्ट। तो जितना ज़्यादा
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान रखें एलिमेंट, उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये सब अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, जिसमें फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजर है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि बहुत छोटी साइज, केवल एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके इनर्ट गैस कोर को अचीव कर लेना, ये सारे फैक्टर। और तीसरा रीजन है बहुत ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन। एक क्वेश्चन आता रहता है कि फ्लोराइड जो होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है। इसका रीज़न है कि फ्लोराइड जब आयन बनता है तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज के कारण इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी सब्लिमेशन एनर्जी है ना बहुत कम है। हाइड्रेट और जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज होता है, और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जो है पॉजिटिव आ जाता है, और एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होने का रीज़न है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। बात क्लियर है। फिर हम आते हैं कलर नेचर के बारे में। तो ये तो थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है कलर नेचर। तो all halogens are colored due to high electron density on halogen atom which absorb visible light, and darkness of color increases with increased size of halogen। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हैलोजन का साइज छोटा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और वो विजिबल लाइट से कम मतलब एनर्जी लेवल तक ही एक्साइटेड हो पाते हैं। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें तो इसमें साइज क्या है, बड़ा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, तो इनका जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है वो हायर से हायर एनर्जी लेवल तक एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब वो रिटर्न होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की वेव्स निकालते हैं, और हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी की वेव होगी उतने ही डार्क कलर दिखाई देते हैं। यही रीज़न है कि आयोडीन सबसे डार्क है, मतलब वायलेट कलर का होता है, जबकि आपने देखा कि फ्लोरीन येलो कलर का है। तो इस तरह से कलर नेचर आपको ध्यान रखना है सभी कलर। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ब्रोमीन और आयोडीन स्पायरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, और ये घुलकर आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन जो है ब्रोमीन वाटर जिसको बोलते हैं वो बना लेता है, ज़्यादा समय तक रखा रहे तो वाटर से रिएक्शन हो जाएगी। जबकि ऑल हैलोजेंस और जो बाकी जो है जैसे कि क्लोरीन है ये तो डायरेक्ट रिएक्शन ही कर लेते हैं वाटर से। और अगर देखा जाए तो ये सभी कोवैलेंट नेचर के हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या कोवैलेंट सॉल्वेंट्स में कंप्लीट सॉल्युबल होते हैं, जैसे CCl4, CaCl3, CH2, इन सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हैलोजन अच्छी तरह से सॉल्युबल होते हैं। ओके, फिर हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखो बच्चों, इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखती हैं इन एलिमेंट्स में वो हैं वेरिएबल स्टेट्स, मीन्स हैलोजन एलिमेंट्स एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की क्या शो करते हैं जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें पहली है +-1 जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से होगी, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि इनमें जो आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें हैलोजेंस का तो इस तरह दिखता है ना, कि ये है S और ये है P। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में है 5, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इसी के थ्रू ये एक वैलेंसी शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसी के साथ, या किसी से डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब ये किसी से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी वैलेंसी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में। अगर ये अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो वैलेंसी इनकी प्लस में शो की जाती है। जैसे आयोडीन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बने तो आयोडीन में +1 होगी, जबकि फ्लोरीन में -1 होगी। हाइड्रोजन के साथ अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो सब में नेगेटिव चार्ज रहेगा, मीन्स हैलोजन ही नेगेटिव रहेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 2 रीजन है, एक तो फ्लोरीन में कोई वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, दूसरा है इससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए हर एक एलिमेंट के साथ ये हमेशा माइनस ही ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। और स्टेबिलिटी की बात करें तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में नीचे की तरफ घटेगी स्टेबिलिटी,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से हम जानते हैं कि एटम नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल नहीं बना पाता, तो इसका मतलब फ्लोराइड आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन होगा ये, ठीक है। फिर लगातार इनकी स्टेबिलिटी इस तरह से डिक्रीज होती है। फिर आते हैं, अब देखो सिर्फ माइनस में +-1 हो सकती है, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +3, +5 या +7 ये केवल प्लस में ही हो सकती हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हैलोजन एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट आए जो इनसे ज़्यादा क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन अगर किसी भी हैलोजन के साथ जुड़ जाए 3 में, 5 में या 7 नंबर में, तो वो प्लस में ही होगी। तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, और ग्रुप में नीचे की तरफ इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से हैलोजन पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना सकता है, जबकि नेगेटिविटी बढ़ने से कम स्टेबल होता है। क्लोरीन में मिलती नहीं, तो इसलिए क्लोरीन से आयोडीन तक +3 का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। मीन्स अगर हम इनके कंपाउंड्स की बात करें तो ClF3 से IF3 तक इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर आती है +5। तो देखो बच्चों, ये जो स्टेट होती है +3, ये तभी होगी जब इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल से एक्साइटेड हो जाए और कहाँ पहुंच जाए, d ऑर्बिटल में, इस तरह से। तो ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा, और ये कहलाती है इनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो जब इनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी तो ये होगा क्या, +3। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड हो जाए p का, मीन्स p में अब 3 ही अनपेयर्ड हो गए और d में 2 पहुंच गए, तो टोटल ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो है इनकी, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, कि जब इनकी 5 बैलेंस मिलती है तब इनमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट आएगी, मींस दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो पहले वाले में जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था तो +-1 बनी, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आई, इलेक्ट्रॉन p से d में गया, 3 अनपेयर्ड हो गए तो +3 तक बढ़ गई। एक और एक्साइटेड हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो 5 तक पहुंच गई, और ये वाली जो है ये होगी बच्चों थर्ड, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के कारण। मतलब जब s का भी इलेक्ट्रॉन d में पहुंच जाएगा तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे d में, 3 हो जाएंगे p में और 1 हो जाएगा s में। कुल मिला के 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फिर 7 किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकते हैं, सॉरी बॉन्डिंग कर सकते हैं। IF7 में ही ये मिलेगी आपको देखने, या फिर आयोडीन हेप्टाऑक्साइड में मिलती है। मतलब जो +7 है हैलोजन एलिमेंट्स की, वो या तो फ्लोरीन के साथ स्टेबल है या ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो जाती है, तुरंत रिवर्स हो सकती है, तो उन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कौन बांध के रख सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब इनसे कोई बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है। तो फ्लोरीन अगर आयोडीन के साथ जुड़ जाए या ऑक्सीजन आयोडीन के साथ जुड़ जाए तो ये दिखाई देती है +7। तो ध्यान रखें, बिना एक्साइटेशन के +-1, फर्स्ट एक्साइटेशन से +3, सेकेंड एक्साइटेशन से +5 और थर्ड एक्साइटेशन से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाई देती है। और ये सब इंटर हैलोजेंस में आपको आसानी से दिखाई देगी। फ्लोरीन सो ओनली -1 स्टेट ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। बात समझ गए। और ये बता दूं कि ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है, मीन 7 अनस्टेबल होने लगेगी। क्यों? क्योंकि फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन है। लोअर मेंबर्स में क्लोरीन ब्रोमीन में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इतने हाई एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हो जाएगी +7 क्लोरीन में और ब्रोमीन में, लेकिन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, और यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन सो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड्स। कुछ ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स में इनमें +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर इन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनेंगे हैलोजेंस के, ठीक है, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, क्योंकि इनमें हमेशा एक ऑड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। तो इस तरह से ये है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी।
तो देखो बच्चों, जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। रीजन है लो बॉन्ड एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारे रीजन हैं जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव है, और इन सब के पीछे का रीजन है इनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस कोर को अचीव कर लेना। समझ गए ना कि ये जो है ड्यू टू अचीव, ठीक है, इनर्ट गैस कोर मतलब होता है NH2, मतलब इनर्ट गैस कोर ये होती है NH2NP6 विच इज हाईली स्टेबल। समझ गए कि ये इतने अच्छे रिएक्टिव क्यों है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ज्यादा निगेटिव क्यों है ना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा पॉजिटिव क्यों, इनकी बॉन्ड एनर्जी लो क्यों है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर क्यों है, और इनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई पॉजिटिव क्यों है। तो इसका रीजन है ओनली वन इलेक्ट्रॉन जो है जब इनमें ऐड हो जाता है तो इनकी कोर जो है आउटर मोस्ट वो NH2NP6 हो जाती है जो हाईली स्टेबल। तो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल बने। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। फ्लोरीन सभी हैलाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब कि अगर हम फ्लोरीन की किसी भी हैलाइड से रिएक्शन करा दें, मतलब क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इन सब को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, हैलोजन को लिबरेट कर देगा। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को ही ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि यही दो एलिमेंट, मतलब ब्रोमाइड और क्लोराइड, यही दो एलिमेंट ऐसे होंगे आयन जो कि क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। और ब्रोमीन की बात करें तो ये केवल आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। एक तो अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, अगर पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो वो है, मतलब सॉरी, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो फ्लोरीन के लिए ही है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन। समझ गए बच्चों कि फ्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसका रीज़न है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होना, और दूसरा है हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन। तो ये सब कंपनसेट कर देते हैं और उसके बाद भी बच जाते हैं सब्लिमेशन के बाद, बॉन्ड एंड डिसोसिएशन के बाद। तो इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोराइड आयन जल्दी बनता है, और यही रीज़न है कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाता है। ये है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। और अगर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर पूछ लें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन। ये इनकी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। आप देखोगे कि फ्लोरीन डार्क में भी, लाइट में भी, किसी भी कंडीशन में हर एक एलिमेंट से रिएक्शन कर लेता है। क्लोरीन को रिएक्शन करने के लिए ज़्यादातर लाइट की ज़रूरत होती है, ब्रोमीन में कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है और लाइट भी लगती है, जबकि आयोडीन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तब ये रिएक्शन करता है। ओके, अब हम आ जाते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो देखो बच्चों, फ्लोरीन ऑक्सीजन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, इसलिए ये वाटर में से ऑक्साइड आयन को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। मतलब यहाँ पर इसका 0 है, यहाँ -1, इसकी -2 है, यहाँ 0 है। तो फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वाटर की ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और O2 लिबरेट करता है। अगर वाटर में और ज़्यादा फ्लोरीन ऐड कर दी जाए तो ये ऑक्सीजन भी लिबरेट कर, ओजोन भी लिबरेट कर देता है, 6HF+3 भी बना देता है। इस तरह से फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है देन ऑक्सीजन। फिर आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ जो वाटर की रिएक्शन होती है वो डिस्प्रपोर्शनेशन है, मीन्स ना तो क्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है और ना ही रिड्यूसर है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि रिड्यूस भी हो रहा है, मतलब -1 में भी आ रहा है, और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ये वाटर के साथ इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन होती है और ब्रोमीन की भी डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, मीन्स ये लगभग ऑक्सीजन के जैसे ही ऑक्सीडाइजर या रिड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। आयोडीन की वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होती, बट आयोडीन हैलाइड किसी भी जो है हैलाइड आयन के फॉर्म में है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, लेकिन ये खुद आसानी से रिड्यूस वाटर से नहीं होता।
ओके, तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि ये रिएक्शंस हैं हैलोजन की वाटर से। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपको फ्लोरीन ही दिख रहा है। अगर हमें आयोडाइड आयन की देखें तो ये जरूर मिल जाएगी, जैसे ये है प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ये है आयोडाइड आयन जो है किसी ऑक्सीडाइजर से, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ मिल जाए और प्लस H2O, तो ये आयोडीन में चेंज हो जाता है OH। तो आयोडीन वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन वाटर अगर हो तो आयोडाइड आयन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, तो वाटर से ये हम रिएक्टिव है। फिर इसके बाद आते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, जितने भी हैलोजन्स हैं वो हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे फास्ट क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, मतलब रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर विद H2। H2 के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन क्लोरीन की होती है। अंधेरे में भी फ्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। क्लोरीन की हाइड्रोजन से रिएक्शन चाहिए है तो हमें लाइट की प्रेजेंस रखनी होगी। ब्रोमीन के साथ कराना है तो कैटालिस्ट की जरूरत होती है। आयोडीन के साथ कराना है तो हीट भी करना होगा, तब जाके ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं। और इनका जो हाइड्राइड बनता है उसका फॉर्मूला है HX, जिसमें H प्लस और X माइनस होता है, क्योंकि सभी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। फिर आता है नेक्स्ट की HF लिक्विड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट अदर जो है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। HF की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब वाटर से भी कहीं ज़्यादा HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। फिर नेक्स्ट आता है कि HX हाइड्रो एसिडिक नेचर, मतलब एसिडिक होते हैं जिनको बोलते हैं हाइड्रो एसिड, मीन्स HX जितने भी हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं H प्लस और X माइनस। क्यों? क्योंकि जो हैलाइड आयन है वो बहुत अच्छे से नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना सकता है, और अगर इनकी एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। क्यों? क्योंकि आयोडाइड आयन जो है वो डिस्पर्सन कर देता है नेगेटिव चार्ज को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बना सकता है, और यही रीजन है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HF से HCl, HBr और HI आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाई देगा। तो एसिडिक नेचर HF से HI तक बढ़ेगा। जितना अच्छा हाइड्रोजन लिबरेट होगा उतने अच्छे रिड्यूसर भी होते हैं। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो HF से HI तक बॉन्ड लेंथ भी लगातार बढ़ेगी। लेकिन बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी या सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF में है, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी HF की है, और जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यही रीज़न है कि HF वीकेस्ट एसिड है अपने ग्रुप में, लेकिन HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो ये इनकी ऐसा इसलिए है क्योंकि HI में आयोडाइड आयन अगर H लिबरेट करता है तो आयोडाइड आयन अपने नेगेटिव चार्ज को चार्ज डिस्पर्सन द्वारा ज़्यादा स्टेबल कर लेता है, और यही रीज़न है कि HI बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर बन जाता है। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात, ठीक है। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात देखें तो यहाँ पर जो है ना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का होता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है, फिर HI HBr। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो HI का ज़्यादा है HF से, ठीक है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैकिंग पर भी डिपेंड करता है। तो HF एक तो लीनियर और साइज में बड़ा हो गया, और इसीलिए वो अच्छी पैकिंग कर देता है, और यही रीजन है कि HI का मेल्टिंग पॉइंट HF से ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में HF सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। H2O में देखा था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में जो H2O है वो ज़्यादा था, है ना। मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया ग्रुप में देखा था तो तीसरे नंबर पर अमोनिया आया था, पहले नंबर पर मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया आया था, और यहाँ पर भी आप देखें मेल्टिंग पॉइंट में पहले नंबर पर HI। ओके, तो इस तरह से इनका यही सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स के बारे में। तो सभी एलिमेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन के ऑक्साइड्स नहीं बोले जा सकते एलिमेंट कंपाउंड्स को,
क्योंकि इनमें फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज रखता है, जैसे यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बने हुए कंपाउंड को ऑक्सीजन फ्लोराइड बोला जाएगा। एक्चुअली ये ट्रू ऑक्साइड्स नहीं। बात क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है बल्कि पॉजिटिव में है। बाकी सबके ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे क्लोरीन का है Cl2O, ClO2, Cl2O3, Cl2O7, और सबसे स्टेबल ऑक्साइड इसी के होते हैं, सॉरी मतलब ये है सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर हम देखें एसिडिक नेचर के, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर वाले जो ऑक्साइड हैं वो क्लोरीन के ही हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर भी हैं, स्टेबल भी हैं। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। कई रीजन है, एक तो इसकी साइज बड़ी हो जाना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाना, ये सब फैक्टर मिलके इनको क्या बना देता है, लीस्ट स्टेबल। तो ध्यान रखें, आपका इसका क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑक्साइड हैलोजन में सबसे कम स्टेबल है, तो वो है ब्रोमीन, ठीक है। और आयोडीन बहुत बड़ा आयन हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ही लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर आयनिक नेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण आयोडीन के ज़्यादातर ऑक्साइड मोस्ट स्टेबल है, और सबसे स्टेबल हो गए मतलब आयोडाइड के, फिर क्लोराइड के, फिर ब्रोमाइड के, इस तरह से। और अगर मान लो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही स्टेबल ये ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने से क्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा पाई बॉन्डिंग करता है और ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड्स बनाता है। तो Cl2O से ज़्यादा Cl2O3, उससे ज़्यादा ClO2 और उससे ज़्यादा Cl2O7। तो 2 पॉइंट याद रखने, सबसे लीस्ट स्टेबल ब्रोमीन के हैं, सबसे हाईएस्ट स्टेबल आयोडीन के हैं। स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बढ़ती है इस तरह से। और इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो Cl2O, ये जो बॉन्ड एंगल है 118 डिग्री का होता है, 2 लोन पेयर का रिपल्सन है। क्लोरीन में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यहाँ पर और यहाँ पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर रिपल्सन और ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बॉन्ड पेयर एक तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो एक तो वहाँ रिपल्सन, और क्लोरीन ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं Cl2 में। तो यहाँ पर देखें कि तीनों में हाइब्रिडाइजेशन तो सब में क्या है बच्चों, sp3, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, जो कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से तो कम ही होगा। तो ये जो रिपल्सन है, ठीक है, ये लोन पेयर रिपल्सन, जबकि ये जो रिपल्सन है ये लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है। तो ऐसे में ये नीचे ज़्यादा बॉन्ड को नहीं दबा पाता, अकेला एक इलेक्ट्रॉन। और यही रीजन है कि इसमें आप देख रहे हैं Cl2 में बॉन्ड एंगल 117 डिग्री का दिखती है। Cl2 1- में चले जाए तो यहाँ पर अब दोनों लोन पेयर हो गए, इसीलिए काफ़ी बॉन्ड को दबा देते हैं। दूसरा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो वैसे ही बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। दूसरा, दो लोन पेयर मिलकर 2 ऑक्सीजन को दबा देते हैं, जबकि यहाँ एक लोन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन को दबा रहे हैं और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन को दबा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक है कि जहाँ 4 ऑक्सीजन है वो बॉन्ड पेयर को ज़्यादा नीचे दबा देंगे। तो यही रीज़न है कि Cl2 1- और Cl2 में बॉन्ड एंगल किसका कम है, Cl2 1-। अब आता है Cl2O और Cl2 में यहाँ बॉन्ड एंगल का इतना अंतर क्यों है, तो यहाँ पर जो है Cl2O और Cl2 1- में अगर आप देखें तो दोनों में, इसमें 2 लोन पेयर ऑक्सीजन में है, यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ क्लोरीन में। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ क्लोरीन का स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन का स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर ध्यान रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आपको दिखा Cl2 में, ठीक है, Cl2, ठीक है, फिर आता है Cl2O में, और फिर आता है Cl2 1-। ये है इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, तो पूछा गया तो इसको याद। बाकी Cl3 पैरामैग्नेटिक होगा, इस तरह से इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी sp3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी sp3। Cl4 में तो बिल्कुल सिमेट्रिकल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और इस तरह से Cl3 पैरामैग्नेटिक होगा ऑड इलेक्ट्रॉन के। इस तरह से अभी हम सिर्फ यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे।
आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।